Good morning everybody and welcome all of you. Dear students, हम मई 22 की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो आरटीपी है हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि जो सीए के जो एग्जामिनेशन होते हैं उस एग्जामिनेशन के पहले आईसीआई एक आरटीपी इशू करती है। उस आरटीपी में क्वेश्चंस होते हैं, वो रेलेवेंट भी होते हैं और कई बार आरटीपी में से क्वेश्चन आते भी हैं। जो आपकी एफएम की आरटीपी है इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मोर और लेस आपके आईसीआई मॉड्यूल में से दिए हुए हैं। जो लेटेस्ट आईसीआई मॉड्यूल है उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन इस आरटीपी में एक जो मेजर चेंज आईसीआई ने किया, जो सॉल्यूशन में किया, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो आपका क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन में किया। माई सेल्फ विनय शर्मा, मैं आप सबका वेलकम करता हूं और हम बिना टाइम वेस्ट करे हम आरटीपी की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसमें जो आपका आरटीपी है इसमें आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रेशियो एनालिसिस से दिया हुआ है। आईसीआई ने जो लेटेस्ट मॉड्यूल इश्यू किया है ये उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। मोर और लेस इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 है और जो वीएसआई स्टूडेंट्स है उनको इस तरह का क्वेश्चन क्लास में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करा हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है आपके आईसीआई मॉड्यूल का, जो आईसीआई ने लेटेस्ट मॉड्यूल एफएम का इश्यू किया है, इसी तरीका सेम नेचर का क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्योंकि मेरे को भी पता है इस समय एग्जाम का टाइम है, आपके पास टाइम कम होगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे बिना हम डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस पे आते हैं और हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके रेशियो एनालिसिस का है। ये कह रहा है एफएम लिमिटेड इज ए कॉम्पिटिटिव मार्केट वेयर एवरी कंपनी ऑफर्स क्रेडिट। कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब होता है जहां पर कंपटीशन है, और जहां पर कंपटीशन है तो वहां पर सेल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको कंपनी को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट भी अलाउ करना होता है, यानी वो क्रेडिट सेल्स करती है। तो ये कह रहा है एफएम लिमिटेड इज इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट वेयर एवरी कंपनी ऑफर्स क्रेडिट टू मेंटेन कंपटीशन, ताकि वो कंपटीशन में सरवाइव कर सके। एफएम लिमिटेड सोल्ड ऑल इट्स गुड्स ऑन क्रेडिट एंड साइमल्टेनियसली रिसीव्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पर इसने क्लियर कट बोल दिया कि वो गुड्स को सेल भी क्रेडिट पे करती है और गुड्स को परचेज भी क्रेडिट पे करती है। इसके अलावा मैंने आपको क्लास में भी ये कंसेप्ट समझाया था। बाकी दोस्तों आप सबको भी मैं ये बात बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में डेटर्स और क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन है और अगर आपके कैश सेल्स या कैश परचेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी अपन टोटल सेल्स को क्रेडिट मानते हैं और टोटल परचेज को भी क्रेडिट मानते हैं। क्योंकि यदि कैश सेल्स या कैश परचेज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, और अगर क्वेश्चन में डेटर्स और क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसका क्लियर कट मीनिंग यह है कि आपकी जो परचेज है वो भी क्रेडिट पे है और जो आपकी सेल है वो भी क्रेडिट पे है। अदरवाइज कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स या कैश परचेज और क्रेडिट परचेज का रेशियो क्वेश्चन में गिवन होता। ठीक है, अब ये कह रहा है द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द करंट फाइनेंशियल ईयर। देखिए आपको डेटर्स वेलोसिटी दे रखी है 3 मंथ। डेटर्स वेलोसिटी 3 मंथ का मतलब है आपका डेटर्स का कलेक्शन पीरियड 3 मंथ है। तो अगर आपके डेटर्स का कलेक्शन पीरियड 3 मंथ है तो आप इजीली डेटर्स टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हो इससे, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और अगर 12 मंथ्स होते हैं और अगर इसका कलेक्शन पीरियड 3 मंथ्स है तो आपका डेटर्स टर्नओवर 4 टाइम्स आ जाएगा। सिमिलरली जो क्रेडिटर्स वेलोसिटी है, जो क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड है वो 2 मंथ्स है, तो आपका जो क्रेडिटर्स टर्नओवर है वो 6 टाइम्स आ जाएगा। आगे अपन इसको सोल्व करेंगे बोर्ड पे, अभी मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, ये बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये 1.5 टाइम्स है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए भी मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छी तरह से नोट्स लिखवाए थे कि अगर क्वेश्चन में सीओजीएस कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता किसी भी तरह से, तब अपन स्टॉक टर्नओवर रेशियो सेल्स पे कैलकुलेट करते हैं। कई बार वो क्वेश्चन में क्लियर कट बोल देता है कि बेस्ड ऑन सेल्स या बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर क्वेश्चन में क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लियर कट इंफॉर्मेशन है बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वहां पर कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वी आर इन पोजीशन, हम इस पोजीशन में है कि सेल्स भी गिवन है और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है, तो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम सीओजीएस का यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूज करते हैं। तो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका दे रखा है 1.5 टाइम्स।
फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, ये भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे है। आपको अच्छी तरह से पता है, जब टर्नओवर रेशियो मैंने आपको नोट करवाए थे, या दोस्तों बाकी लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको पता है कि टर्नओवर रेशियो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोनों पे कैलकुलेट हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया हुआ होता तो अपन इसको सेल्स पे भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट यहाँ पर इसने क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे रखी है, इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आपका 25% है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, और आपको ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल है, अगर क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है तो इससे आपकी सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी। हम देखते हैं क्वेश्चन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं है, इससे भी एडवांस क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, और मैंने आपको बताया भी कि जो आईसीएआई ने लेटेस्ट मॉड्यूल इश्यू किया है, सिमिलर नेचर का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आईसीआई का मॉड्यूल है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। आगे कह रहा है एफएम लिमिटेड हैज द टेंडेंसी ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रा स्टॉक 30,000 एट द एंड ऑफ द पीरियड देन दैट एट द बिगिनिंग। तो बड़ा क्लियर कट बोल रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक से 30,000 एक्सेस होगा। तो इसका मतलब हम स्टॉक टर्नओवर से एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे, और जब एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे उस बेस पे अपन क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। आपसे चाहता है सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सन्ड्री डेटर्स चाहता है, क्लोजिंग स्टॉक चाहता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स चाहता है, और आपकी फिक्स एसेट चाहता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसी कोई टिपिकल वाली बात नहीं है, फिर भी अपन इसको क्विक सोल्व कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, मेरे पास इसका प्रिंट आउट भी है। अगर अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले अपन कहें ये क्या चाहता है। अगर अपन फर्स्ट बात करें कैलकुलेशन ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सबसे पहले अपन सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। यही फार्मूला होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका कितना है 25%, तो ये लीजिए ये 25% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। और आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 12 लाख, और सेल्स हमारे को पता नहीं है। तो जब सेल्स हमको पता नहीं है तो सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो 12 लाख और इस 12 लाख को आप डिवाइड कर दो 25%, तो आपकी सेल्स आ गई 48 लाख। आपकी सेल्स कितनी आ गई 48 लाख, और टोटल सेल्स को अपन क्या मानेंगे, इसको क्रेडिट सेल्स मानेंगे। अब अगर अपन कहें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करें तो ये लीजिए ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा आपका सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपकी सेल्स है 48 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 12 लाख, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 36 लाख। इस पॉइंट में ऐसी कोई टिपिकल बात नहीं थी, आप सब लोगों से ये सोल्व हो गया होगा, ये हो भी जाएगा, इसमें ऐसी कोई टिपिकल बात नहीं है। अब अगर अपन बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ सन्ड्री डेटर्स, सेकंड अपन क्या कैलकुलेट करें, डिटर्मिनेशन ऑफ सन्ड्री डेटर्स। तो ये लीजिए कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स अगर अपन कैलकुलेट करें तो क्वेश्चन में हमारे को डेटर्स वेलोसिटी दे रखी है। डेटर्स वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो क्वेश्चन में आपको डेटर्स वेलोसिटी दे रखी है, डेटर्स वेलोसिटी आपका कितना दे रखी है भाई क्वेश्चन में
डेटर्स वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3 मंथ्स। तो अगर डेटर्स वेलोसिटी 3 मंथ्स दी हुई है तो आपका डेटर्स टर्नओवर निकल जाएगा इससे। तो इसलिए बेसिकली डेटर्स वेलोसिटी क्या होती है, आपका डेटर्स कलेक्शन पीरियड होता है, तो अपन डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं, या आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा भाई, 12 मंथ्स अपॉन 3 मंथ्स, तो ये आपका आ गया 4 टाइम्स। आपका डेटर्स टर्नओवर कितना आ गया भाई, आपका 4 टाइम्स आ गया। और आपको भी पता है कि जो डेटर्स टर्नओवर आता है उसका क्या फार्मूला होता है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। और जो एवरेज रिसीवेबल्स होते हैं उसमें आपके बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है। इस तरह से जो पेबल्स होता है, पेबल्स में भी क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं और बिल्स पेबल दोनों होते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो होता है या आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो बताइए क्या फार्मूला होता है, ये आपका होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। और अगर क्वेश्चन में एवरेज पॉसिबल नहीं होता तो अपन क्लोजिंग लेते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि वो बैलेंस शीट में आते हैं, या फिर हम ये जम्पशन ले लेते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमारे इक्वल है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका एवरेज रिसीवेबल्स भले ही अपन काम में ले रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि क्वेश्चन में आपको रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है भाई, आपका 4 टाइम्स है। क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी हो गई, 48 लाख। और ये 48 लाख से क्या क्या निकलेगा, इससे आपका निकलेगा बिल्स रिसीवेबल और प्लस डेटर्स, इससे आपका निकल जाएगा बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। तो बताइए आपका बिल्स रिसीवेबल और प्लस डेटर्स इज इक्वल टू 12 लाख। बताइए 12 लाख आ गया क्या। तो अगर हम कहें क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारे को बीआर दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में हमारे को बीआर दिया हुआ है तो अगर 12 लाख में से बीआर माइनस कर देंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, डेटर्स आ जाएंगे। तो देखिए आपको बीआर 75,000 दिया हुआ है, ये प्लस डेटर्स इज इक्वल टू 12 लाख। तो आपका डेटर्स इज इक्वल टू हो गया 12 लाख माइनस 75,000, तो आपका आंसर आ गया 11,25,000। बताइए किसी को प्रॉब्लम है क्या यहां तक। नेक्स्ट अगर अपन कैलकुलेट करें क्लोजिंग स्टॉक, तो ये लीजिए थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अब अगर हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करें तो आपको क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। तो एक बार बताओ, जो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 1.5 टाइम्स। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका 1.5 टाइम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 36 लाख था, ये अपॉन एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 36 लाख अपॉन 1.5। कैलकुलेट करिए भाई क्या आया, 36 लाख अपॉन 1.5। तो देखिए ये आपका आ गया 24 लाख, 24 लाख आ गया। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जो एवरेज स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, अरे यही तो होता है। तो अपन कहें ये जो एवरेज स्टॉक आया, ये आपका जो एवरेज स्टॉक आया
ये आया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो एवरेज स्टॉक तो 24 लाख है, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक से कितना ज्यादा होगा, वो 30,000 ज्यादा होगा। तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो होगा ओपनिंग स्टॉक और प्लस 30,000 और ये आपका अपॉन 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 48 लाख हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 48 लाख हो गया और 30,000 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक। तो अपन कहें 2 ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 48 लाख माइनस 30,000। तो आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 47,70,000 अपॉन 2। डिवाइड करना भाई, डिवाइड करना 47,70,000 अपॉन 2, 23,85,000। तो ये आपका आ गया ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 23,85,000। अब अगर हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करें तो ये आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा भाई, ओपनिंग स्टॉक और प्लस 30,000, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 30,000 ज्यादा है। बताइए कितना आ गया, 24,15,000। 24,15,000। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर अपन बात करें सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये लीजिए अपन फोर्थ कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखिए यहां पर आपको क्रेडिटर्स वेलोसिटी क्वेश्चन में दी हुई है। क्रेडिटर्स वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 2 मंथ दिया हुआ है। जब क्रेडिटर्स वेलोसिटी 2 मंथ दिया हुआ है तो इसका मतलब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड आपका कितना हो गया, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 2 मंथ है। तो जब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 2 मंथ है तो आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर कितना हो जाएगा, आपका 6 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए आपको क्रेडिटर्स वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 2 मंथ्स। तो बताइए क्रेडिटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर तो 12 मंथ्स अपॉन 2 मंथ्स, ये आपका आ गया 6 टाइम्स। और आपको पता है कि जो क्रेडिटर्स टर्नओवर होता है वो होता है क्रेडिट परचेजेज अपॉन एवरेज पेबल्स। तो यहां पर हमको क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई, हमको क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर अपन कहें क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो तो इसका फार्मूला होगा क्रेडिट परचेजेज अपॉन एवरेज पेबल्स, क्रेडिट परचेजेज अपॉन एवरेज पेबल्स। क्रेडिट परचेजेज आराम से कैलकुलेट हो जाएगी भाई, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दें और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दें तो आपकी परचेज आ जाएगी। तो अपन कहें यहीं पर एक वर्किंग नोट दे देते हैं, ये लीजिए नीचे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस। तो सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है भाई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस
क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 36 लाख थी, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना आया था भाई? ओपनिंग स्टॉक हमारा आया था 23,85,000। परचेजेज हमें पता नहीं, और माइनस जो क्लोजिंग स्टॉक आया था वो 24,15,000। तो आपकी ये परचेज आ जाएगी भाई, ये परचेजेज आ गई 36 लाख प्लस 24,15,000 और माइनस 23,85,000। कैलकुलेट करिए भाई कितनी आ रही है, कैलकुलेट करिए भाई। ये आपकी आ गई 36,30,000। ये आपकी आ गई 36,30,000। तो आपका जो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है वो कितना आया आपका? 6 टाइम्स आया था। ये हमने इसमें लास्ट इसमें देख लिया था कैलकुलेशन में। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इधर देखिए, ये आपका 6 टाइम्स था। आपका जो क्रेडिट परचेज आई है वो 36,30,000 और अपॉन ये जो एवरेज पेबल्स होगा, आपका जो एवरेज पेबल्स होगा इसमें क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा और एक आपका बिल्स पेबल। तो एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और प्लस बिल्स पेबल, ठीक है। तो 6 आपका टर्नओवर है। मैं थोड़ा इसको इधर सोल्व कर रहा हूं भाई, ये वर्किंग नोट दे दिया, ठीक है। तो इधर देखिए आपका आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स एंड पेबल इज इक्वल टू 36,30,000 अपॉन 6। बताइए कितना आया? 36,30,000 अपॉन 6। कैलकुलेट करिए भाई। क्या है? 6,05,000। ले लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इज इक्वल टू 6,05,000। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? बिल्स पेबल दिया हुआ है आपको, बिल्स पेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है। बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है भाई? 30,000। बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है? 30,000। तो अपन कहें सन्ड्री क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 6,05,000 माइनस 30,000। बताइए कितना आया? 6,05,000 में से अगर 30,000 माइनस कर दिया तो 5,75,000। बताइए इसमें कहां प्रॉब्लम है? फिर अपन कहें कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एसेट, ये लीजिए कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो आपको फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर बेस्ड है। ये तो बहुत इजी पॉइंट है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या फार्मूला होगा भाई? COGS अपॉन फिक्स एसेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। ये आपको 4 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 36 लाख है अपॉन फिक्स एसेट। तो ये आपकी फिक्स एसेट इज इक्वल टू हो गई 36 लाख अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 लाख, इज इक्वल टू 9 लाख। तो बताइए जो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसमें जो पांच पॉइंट इसने डिस्कस करने के लिए कहे, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए सेल्स एंड COGS हमने कैलकुलेट कर ली, सन्ड्री डेटर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने कैलकुलेट कर लिया और फिक्स एसेट कैलकुलेट कर ली। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है
कि बहुत इजी है, क्योंकि इस समय एग्जाम का टाइम है भाई, हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम पूरे वीडियो को इस समय देखें, और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। तो जो बाकी के क्वेश्चन है, मैं उसके जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो डिस्कस कर देता हूं आपको। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बाकी सब वो आपको डिस्कस कर देता हूं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है भाई। और अगर आप अपना आईसीआई मॉड्यूल देखो, तो जब अपना आप आईसीआई मॉड्यूल देखो तो ये आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर है आपका 5। जो मॉड्यूल आईसीआई ने इशू किया है, सेम क्वेश्चन नहीं लेकिन मोर और लेस इसी टाइप का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन सिमिलर नेचर का क्वेश्चन है। लेकिन जो आईसीआई ने लेटेस्ट मॉड्यूल इशू किया उसका जो आंसर है और इसमें जो आंसर दिया उसमें स्लाइटली चेंज कर दिया, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाली, जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाली आईसीआई के क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें उसने इश्यू प्राइस ले रखी है, और जबकि आपका ये जो आरटीपी का सॉल्यूशन है इसमें मार्केट प्राइस ले रखी है। दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि मार्केट प्राइस और इश्यू प्राइस अगर अलग अलग दी हुई हो तो इक्विटी के केस में तो अपन इश्यू प्राइस ही लेंगे और उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस करेंगे। लेकिन रिटेन अर्निंग के केस में आपके आईसीआई में एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है सिमिलर नेचर का, जहां पर और बात भी सही है कि क्योंकि जो रिटेन अर्निंग होती है वो मार्केट में इशू नहीं होती, रिटेन अर्निंग मार्केट में इशू नहीं होती, इसलिए इशू प्राइस से बेटर आपका मार्केट प्राइस लेना सही होता है। लेकिन जो आपके आईसीआई के क्वेश्चन का आंसर है उसमें उसने इशू प्राइस ले रखा है, और जो आपके आरटीपी में जो क्वेश्चन है वहां पर इसने क्या ले रखी है, इसमें मार्केट प्राइस ले रखी है। ये एक मेजर चेंजेस आईसीआई का जो आंसर है और जो आरटीपी में जो आंसर आया है उसमें ये एक चेंज आया है, बाकी के क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे आईसीआई का पैटर्न है वैसे ही इन्होंने सोल्व कर रखा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आप आईसीआई का मॉड्यूल आपने जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो सभी ने क्वेश्चन सोल्व किया होगा, आपने चाहे जहां से कोचिंग ली। जो वीएसआई के स्टूडेंट है उनको तो अच्छी तरह से पता है, उस समय मैंने नोट भी करवा दिया था कि भाई ये इश्यू है, और उनकी कॉपी में भी ये सारे नोट वहां पर लिखे हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आपका आईसीआई का जो सॉल्यूशन है उसमें इसमें स्लाइटली डिफरेंस है। अभी क्वेश्चन को पढ़ते हुए मैं इस चीज को आपको समझा दूंगा। देखिए ये कह रहा है द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग to book value and market value weight of EX Limited is given below। इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू 2 करोड़ 40 लाख है, मार्केट वैल्यू 4 करोड़ है, रिटेन अर्निंग 60 लाख है। आपको अच्छी तरह से पता है रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू नहीं होती, रिटेन अर्निंग की नहीं होकर मार्केट प्राइस शेयर की होती है। और जो अपन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक शेयर की मार्केट प्राइस को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। और वहां पर भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन ये होता है कि हम इक्विटी की कंबाइंड मार्केट वैल्यू सॉल्यूशन में ले सकते हैं, अगर मार्केट वैल्यू वेट देना हो तो हम कंबाइंड मार्केट वैल्यू ले सकते हैं और रिटेन अर्निंग को हम टेबल से एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर हमारे को रिटेन अर्निंग को भी टेबल में लेना है, इफ वी आर यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट, तो जो इसकी टोटल मार्केट वैल्यू आती है इक्विटी की उसको अपन बुक वैल्यू प्रपोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो बुक वैल्यू प्रपोर्शन है वो 2 करोड़ 40 लाख और एक आपका 60 लाख। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी कहा था, अगर आप बुक वैल्यू वेट लेते हो, अगर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अगर आप बुक वैल्यू वेट यूज करते हो तो मैंने आपको ये कहा था कि वहां पर हमेशा आप रिटेन अर्निंग को टेबल में ले, चाहे कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम हो या डिफर करती हो, आप हमेशा ले, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अगर सेम है तो बुक वैल्यू वेट में भी अपन इनकी कंबाइंड वैल्यू ले सकते हैं, आंसर डिफर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेपरेट है, मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेपरेट है तो बुक वैल्यू वेट में आपको सेपरेट ही दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको दोस्तों ये बता रहा हूं कि जब बुक वैल्यू वेट काम में लो, अगर आप बुक वैल्यू वेट काम में लेते हो तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटर्न अर्निंग को सेपरेट ही शो करो, और उस सेपरेट क्या उनकी बुक वैल्यू को शो करोगे, चाहे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग सेम हो या आपकी अलग अलग हो। लेकिन अगर आप मार्केट वैल्यू वेट काम में लेते हो, अगर आप मार्केट वैल्यू वेट काम में लेते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो कंबाइंड वैल्यू ले लो आप, और रिटेन अर्निंग को उस टेबल में शो मत करो और एक नोट डाल दो
कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी रिप्रेजेंट्स कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। दूसरा तरीका यह है कि जो मार्केट वैल्यू है इसको डिवाइड कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल में और रिटेन अर्निंग में इन द बुक वैल्यू रेशियो। क्लियर है? दोनों ही आपके आंसर सही होंगे। आगे देखते हैं ये हमारे को क्या कह रहा है। प्रेफरेंस शेयर की बुक वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू दे रखी है, डिबेंचर की बुक वैल्यू दे रखी है और मार्केट वैल्यू दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ये कह रहा है इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर एंड न्यू इश्यू प्राइस डैश 125 per share will be fully subscribed. Flotation cost will be ₹5 per share on face value. ठीक है भाई, आपकी ₹5 पर शेयर है। ठीक है, अब यार अच्छी तरह से आपको पता है कि अगर ये इश्यू प्राइस नहीं दी हुई होती तो अपन क्या करते, 130 को इश्यू प्राइस लेते, क्योंकि जनरली जो मार्केट प्राइस होती है वही इश्यू प्राइस होती है और उस इश्यू प्राइस में से अपन इक्विटी के केस में फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करते हैं, लेकिन रिटेन अर्निंग के केस में हम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करते। मैं दोस्तों आपसे यहाँ पर जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे जो आपके सिमिलर नेचर का है, इसी तरीके का है। आईसीआई के क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रखा है कि जो रिटेन अर्निंग की जो प्राइस ले रखी है इश्यू प्राइस, वो इश्यू प्राइस ही ले रखी है, और जबकि जो आरटीपी का सॉल्यूशन है उसमें रिटेन अर्निंग के केस में प्राइस ले रखी है 130, और इन माय ओपिनियन ये 130 ज्यादा सही है, क्योंकि रिटेन अर्निंग मार्केट में इश्यू नहीं होती, तो इसलिए वहां की इश्यू प्राइस इररिलेवेंट है, मार्केट प्राइस ज्यादा रेलेवेंट है। दूसरी चीज जो आपकी रिटेन अर्निंग होती है उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करने का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि जो रिटेन अर्निंग होती है वो मार्केट में आपकी इश्यू नहीं होती। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर डिविडेंड हैव स्टेडीली इंक्रीज फ्रॉम ₹10 to 16.105। हमें ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड बोल रहा है। अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोल रहा है तो ये आपका D1 हो गया, अगर आपका एक्सपेक्टेड बोल रहा है तो ये आपका D1 हो गया। सेकंड कह रहा है 15% प्रेफरेंस शेयर विथ फेस वैल्यू 100 वुड रियलाइज 105। आपको भी पता है जो मार्केट प्राइस होगी वही इसकी इश्यू प्राइस बनेगी। ठीक है, द कंपनी प्रपोजेस टू इश्यू 11 ईयर 15% डिबेंचर बट द यील्ड ऑन डिबेंचर ऑन सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इन 16%। फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑन फेस वैल्यू है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है। देखिए यहाँ पर दो इश्यू है। पहला जो हमारा इश्यू है, सबसे पहले अपन इक्विटी की और रिटेन अर्निंग की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं आपके इसके सारे की पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपको अच्छी तरह से पता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमारे को स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, तो सबसे पहले अपन स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कहें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अगर हम इसमें वर्किंग नोट दें तो आपके वर्किंग नोट्स, ये आपके वर्किंग नोट्स बनेंगे। तो सबसे पहले अपन कहें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो आपको अच्छी तरह से पता है के इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 माइनस F प्लस G। ठीक है, और बाद में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अरे परसेंटेज में लाने के लिए आप क्या करते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो अपन इस फार्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं D1 अपॉन P0 माइनस F इंटू 100 प्लस G। कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। क्वेश्चन में आपको D1 क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई 17.716, या आपका 17.716। अब इसमें जो P0 लेंगे वो अपन क्या लेंगे भाई, इश्यू प्राइस। जो P0 लेंगे वो इश्यू प्राइस लेंगे, और ये आपका इश्यू प्राइस है 125, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 है इंटू 100। अब प्लस ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है। अब हमारे को ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि बेसिकली जो आपका डिविडेंड है
वो बेसिकली आपका जो डिविडेंड है वो बताइए कितना हो गया। जो 10 रुपए है वो 5 ईयर में कितना हो गया 16.105। यानी इधर देखिए अगर हम ग्रोथ रेट कैलकुलेट करें, ये लीजिए ग्रोथ रेट, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो D0 10 रुपीज था ये किसी रेट से 5 ईयर में कितना हो गया 16.105, 16.105 हो गया। तो अगर आपको कोई कहे कि 1 प्लस जी की पावर 5 इज इक्व टू 16.105 अपॉन 10, तो बताइए ये क्या फैक्टर बन गया, ये आपका फैक्टर बन गया। तो अपन कहें 1 प्लस ये जी की पावर 5 इज इक्व टू 1.6105, 1.6105। देखिए अगर आप फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट टेबल देखें, अगर आप फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट टेबल देखें, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर अगर आप टेबल देखें तो 5th ईयर में आपके 1 रुपए की जो ये वैल्यू मिलेगी ये वहां पर आपको 10% पर मिलेगी, ये वहां पर आपको 10% पर मिलेगी। तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि जो आपकी फ्यूचर वैल्यू टेबल है, तो फ्यूचर वैल्यू टेबल में अगर 1 रुपए को कंपाउंड करें 5th ईयर तक तो ये 10% पे आ रहा है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि आप इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करो, भले ही आप ये लिख दो, वहां पर मैंने आपको स्टेप बताए थे, इसको इसके स्टेप बताए थे, भले ही आप सॉल्यूशन में यहीं तक लिख दो और आप लैंग्वेज भी वो की वो लिख दो, लेकिन कैलकुलेशन किसके ऊपर करो, आप कैलकुलेटर के ऊपर करो अगर फ्यूचर वैल्यू टेबल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। और इसको मैं बोर्ड पे सोल्व करके बता रहा हूं, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस जी इज इक्व टू 1.6105 की पावर 1/5। तो अपन कह सकते हैं g इज इक्व टू 5th रूट 1.6105 माइनस 1, तो ये आपकी 10% आएगी भाई। इसके सोल्व करने के तरीके मैंने आपको बताए थे, मैंने कहा था इसका 12 टाइम्स अंडर रूट, और 12 टाइम्स अंडर रूट करने के बाद आप देख लो पॉइंट के बाद 3 जीरो आ जानी चाहिए, 12 टाइम्स अंडर रूट, फिर मैंने आपको कहा था -1, फिर मैंने कहा था डिवाइडेड बाई n जो आपका यहाँ पर 5 है, फिर मैंने कहा था +1, और फिर मैंने आपको कहा था इंटू इज इक्व टू 12 टाइम्स। और इस स्टेप की जो वैल्यू आए उसको आप यहाँ पर पुट कर दो, उसमें से -1 और इंटू 100। एक बार आप सब लोग दोस्तों मेरे साथ कैलकुलेटर पे करिए, देखिए 1.6105, इसका आप 12 टाइम्स अंडर रूट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए पॉइंट के बाद 3 जीरो आ गई, फिर इसमें से करिए -n, उसका रिजल्ट निकाल लीजिए, स्टेप मैंने लिखवाया है आपको। उसके बाद आप लिखिए डिवाइडेड बाई n कितना है 5 से डिवाइड कर दीजिए, फिर उसके बाद मैंने आपको स्टेप लिखवाया था +1, तो ये आपका हो गया +1, फिर मल्टीप्लाई इज इक्व टू 1, फिर मल्टीप्लाई इज इक्व टू 2, ये आप 12 टाइम्स रिपीट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए ये 1.1000 और अगर इसमें से -1 करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ग्रोथ रेट कितनी आएगी 10%। तो बेसिकली आपकी ग्रोथ रेट आ गई 10%। तो अगर ग्रोथ रेट 10% आ गई तो यहाँ पर अपन 10% लिख देंगे, और बताइए आपका आंसर कितना आया, कैलकुलेट करके बोलिए अभी। ये आंसर सजेस्ट कर रहा है 24.76%। एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, 17.716 अपॉन 120 इंटू 100 और प्लस इसमें कर दीजिए 10%, 24.76%। क्लियर है भाई। अब अगर अपन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करें तो ये लीजिए, अब हम कैलकुलेट करते हैं यहीं पर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, या आपकी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग KR। देखिए दोस्तों जो मेजर डिफरेंस किया आईसीआई ने आरटीपी और जो आईसीआई के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, वहां पर उन्होंने जो P0 लिया है वो 125 ही लिया है, मार्केट प्राइस नहीं ली, इश्यू प्राइस ली है। कि आपका जो आरटीपी का सॉल्यूशन है
इसमें इसने मार्केट प्राइस लिए, इश्यू प्राइस नहीं ली, ये एक चेंजेस इन्होंने किया है। तो ये जो चेंजेस किया है, इन्होंने आपका सॉल्यूशन लिया है KR इज इक्वल टू 17.716 अपॉन 130 इंटू 100 और प्लस जी। ग्रोथ रेट वो तो सेम ही फार्मूला होता है, अरे आपका यही तो फार्मूला होता है, और ये आपका प्लस जी, और जी आपका कितना है 10%, तो ये लीजिए मैं यहाँ पर 10% लिख देता हूँ। सोल्व करिए, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होती नहीं है, तो बताइए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है। ये 17.716 अपॉन 130 इंटू 100 और इसमें प्लस कर दीजिए 10%, 23.63%, ये आपका आ गया 23.63%। जबकि इसका सॉल्यूशन जो आईसीआई के मॉड्यूल में जो दे रखा है, यहाँ पर आपका 125 ले रखा है। सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको मार्केट प्राइस ही लेना है, क्योंकि करेक्ट यही है भाई आपका। और इसी तरीके का एक इलस्ट्रेशन भी आपके आईसीआई मॉड्यूल में दे रखा है, जहां पर उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि अगर मार्केट प्राइस और इश्यू प्राइस दोनों अलग अलग दी हुई हो, तो इक्विटी के केस में अपन इश्यू प्राइस लेते हैं, और रिटेन अर्निंग के केस में अपन क्या लेंगे, मार्केट प्राइस लेंगे। ये एक इन्होंने डिफरेंस किया है, वो आप याद रखना। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में जनरली जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो आपके डिबेंचर के केस में करते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के केस में कोई खास बात नहीं है। आप क्या करोगे, जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसको 105 से डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करें, तो देखिए जो आपकी प्रेफरेंस शेयर है उसकी जो रेट है, आपकी जो प्रेफरेंस शेयर है 15% है, तो जब फेस वैल्यू इसकी 100 है और अगर रेट इसकी 15% है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अगर अपन केपी कैलकुलेट करें तो पीडी अपॉन एनपी इंटू 100, इसका जो फार्मूला बनेगा वो आपका क्या बनेगा, पीडी अपॉन एनपी, या अपन P0 भी काम में लेते हैं क्योंकि करंट मार्केट प्राइस दी हुई है, ठीक है। इसको पीडी अपॉन एनपी भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको ये भी कहा था पीडी अपॉन P0 इंटू 100। ये दोनों फार्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे। तो देखिए पीडी आपका 15 हो गया, ये 105 हो गया इंटू 100, कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है प्रेफरेंस शेयर का, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। ये 14.29%, ये आपका 14.29% आ रहा है। तो मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप इसमें एक डिबेंचर का पॉइंट है, वो आप ढंग से समझ लीजिए। क्लास में भी कई स्टूडेंट ने क्वेरी करी थी, मैंने उसको बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया था। जब मैंने नोट्स लिखवाए थे वहां पर भी मैंने आपको बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया था। आप लोग फाउंडेशन में भी ये कंसेप्ट पढ़ के आए हो अकाउंट्स में। बेसिकली जो कंपनी का डिबेंचर है 11 ईयर, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 15%, लेकिन जो सिमिलर रिस्क क्लास डिबेंचर है उसकी यील्ड कितनी है भाई 16%। तो एक बात बताओ, अगर 100 रुपीज फेस वैल्यू है, कंपनी 15 रुपीज इंटरेस्ट दे रही है, सिमिलर नेचर सिमिलर रिस्क क्लास के डिबेंचर पे जो दूसरा डिबेंचर मार्केट में है वो 16% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बताओ कोई आपसे डिबेंचर क्यों परचेज करेगा, क्यों करेगा आपसे परचेज। तो जब आपकी इंटरेस्ट रेट कम है, आपको भी पता है रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, हायर रिटर्न हायर मार्केट प्राइस, लोअर रिटर्न लोअर मार्केट प्राइस। तो बेसिकली ये जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है, इसमें मेन चीज हमको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसको आप दो तरह से कर सकते हो, एक तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक से कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू मेथड से कर सकते हो, और एक जो आपका तरीका है आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो आपका जो केडी का फार्मूला होता है वो होता है आई 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन आरवी प्लस एनपी
अपॉन 2 इंटू 100। तो इसमें बाकी सब है, बट हमें नेट प्रोसीड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट होगा? पहले तो अपन इसकी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करें। तो यार एक बात बताओ, इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 16%, क्योंकि जो डिबेंचर है सिमिलर रिस्क क्लास का, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितनी है? 16%। तो एक बात बताओ, अगर मैं नेट प्रोसीड इधर कैलकुलेट करना आपको बात करूं, तो सबसे पहले मैं इसकी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करता हूं। तो अगर मैं मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना आपको बताऊं, तो देखिए बेसिकली आपको इंटरेस्ट 15 मिलेगा, आप मार्केट प्राइस का पेमेंट करेंगे और आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 16%। तो आपकी जो मार्केट प्राइस का फार्मूला बनेगा अप्रोक्सीमेशन मेथड से, वो इंटरेस्ट अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आपकी इंटरेस्ट है, उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अगर इंटरेस्ट को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ गया 93.75। अब ये चीज लॉजिकल हो गई। लॉजिकल कैसे हो गई? देखिए ये कंपनी है, ये मार्केट है, दोनों की जो फेस वैल्यू है 100, जो इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी 15 देगी, मार्केट 16 देगा, और जो इनकी इश्यू प्राइस या मार्केट प्राइस है इसकी 93.75 और इसका 100, ये 100 पे इश्यू करेगा। तो अगर आप दोनों की रेट कैलकुलेट करो तो इसकी रेट होगी 15/93.75 इंटू 100, वो की वो 16% हो गई, जो इसके इक्वलेंट है, जो इसके इक्वलेंट है। इसलिए कंपनी को डिस्काउंट पे इश्यू करना पड़ेगा। और इसका फार्मूला मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब आपका डिबेंचर इरिडीमेबल होता है, और बेसिकली दूसरी चीज अपन इसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मार्केट प्राइस बनेगी वो इंटरेस्ट अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका इंटरेस्ट कितना है? 15, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 16%, क्योंकि वो मार्केट के बराबर एक्सेप्ट करेंगे। तो ये 93.75। दूसरी चीज इसने साफ कह रखा है कि जो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है वो फेस वैल्यू पे है। तो जो फेस वैल्यू है आपकी 100 है, और अगर 100 के ऊपर 2 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपकी नेट प्रोसीड आ जाएगी 91.75। तो बेसिकली ये जो नेट प्रोसीड आएगी वो 91.75 आ जाएगी। और दूसरे तरीके से थोड़ा सा स्लाइटली सॉल्यूशन डिफर करेगा। एक तो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 1 से 1 to 11 ईयर तक, और जो दूसरी इसकी क्या है आपकी रिडम्पशन वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अरे भाई अगर आपको करंट मार्केट प्राइस निकालनी है तो 1 से 11 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो 1 से 11 साल तक इसको इंटरेस्ट मिलेगा, आप उसकी क्या निकाल लो? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 1 से 11 साल तक इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 15 रुपीज। 15 रुपीज की आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है। तो आप क्या करो, आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 16%। तो 16% से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। और जो दूसरा आप क्या, इसकी रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी? 100। और अगर रिडम्पशन वैल्यू 100 होगी, ये 11th ईयर के एंड में होगी, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। लेकिन मेरी ओपिनियन आपको यह है कि एग्जाम में ये बिल्कुल सही तरीका है, इतने टिपिकल पे मत जाओ। ठीक है, आराम से करो। आपकी जो कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसको डिवाइड कर दो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी? वो सिमिलर रिस्क क्लास जो डिवेंचर है उसकी इंटरेस्ट रेट होगी। तो हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है 15 रुपीज, हमारी रिक्वायर्ड रिटर्न हो गई 16%। अगर इंटरेस्ट को इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो 93.75 आपकी मार्केट प्राइस आ गई। इसमें से 2 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे क्योंकि वो इश्यू प्राइस के ऊपर बेस्ड है, तो आपकी नेट प्रोसीड आ जाएगी 91.75। अब बताइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? मेरे ख्याल से इसमें जो की पॉइंट था वो यही था, इसके अलावा और कोई की पॉइंट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि इसने जो मार्केट वैल्यू को डिवाइड किया है एक अजम्पशन के साथ, आप उसकी कंबाइंड मार्केट वैल्यू भी ले सकते हो। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर का है
आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, जो आईसीआई ने लेटेस्ट मॉड्यूल जो इश्यू किया था सिमिलर नेचर का, भाई फिगर सेम नहीं है बट सिमिलर नेचर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आप अपने आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो वो सिमिलर नेचर का क्वेश्चन नंबर 8 था, वो बिल्कुल सिमिलर नेचर का है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू टू कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास। दो हैं बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। बी लिमिटेड में डेप्ट है तो ये लीवर्ड फर्म हो गई, सी लिमिटेड में डेप्ट नहीं है, ये आपकी अनलीवर्ड फर्म हो गई। आपके बी लिमिटेड में डेप्ट है भाई, तो ये आपकी कौन सी फर्म हो गई, लीवर्ड फर्म। सी लिमिटेड में डेप्ट नहीं है तो ये आपकी कौन सी हो गई, अनलीवर्ड फर्म। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 18%। आपको अच्छी तरह से पता है चाहे एमएम हो या एनओआई हो, क्योंकि एमएम अप्रोच एनओआई अप्रोच को सपोर्ट करती है। वहां पर मैंने आपको अजम्पशन लिखवाई थी, मैंने आपको अजम्पशन ये लिखवाई थी कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी चाहे लीवर्ड फर्म हो या अनलीवर्ड फर्म हो, अगर टैक्स नहीं है तो एक तो उनकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट और एक जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है। दूसरी चीज जो अनलीवर्ड फर्म होती है उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो अगर ये केई है और अगर टैक्स नहीं है तो वहां पर आपका क्या है, केई क्या बनेगा, केओ, और ये सेम 18% केओ इसका बनेगा। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि एनओआई अप्रोच में भी मैंने लिखवाया था, क्योंकि जब वहां पर टैक्स नहीं होता, क्योंकि जो एमएम अप्रोच होती है वो एनओआई अप्रोच को सपोर्ट करती है, बट जो एनओआई अप्रोच है उसका बेसिक ड्रॉबैक ये है कि वो केवल कंसेप्चुअल है, वो केवल डेफिनेशन लेकर रह गई, उसने कोई ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि हाउ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर इररिलेवेंट। जबकि एमएम अप्रोच में जो ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन दिया वो थ्रू आर्बिट्रेज प्रोसेस दिया, वहां पर भी आर्बिट्रेज क्या कर देता है, टोटल मार्केट वैल्यू को इक्वल कर देता है। ये सब चीज आप पढ़ चुके हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक्सपेक्टेड एनओआई, दोनों की एनओआई सेम होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, पहला इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी assuming no taxes as per MM approach। MM approach के अकॉर्डिंग आपका कोई भी टैक्स नहीं है। तो यार एक बात बताओ, अगर टैक्स नहीं है तो अगर हम सब, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, थर्ड। ये आपका आ गया भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अनलीवर्ड फर्म की, तो अनलीवर्ड फर्म कौन सी है, सी लिमिटेड। देखिए भाई आपके पास टाइम की कमी है, इस समय एग्जामिनेशन नियर है, इसलिए मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं। मैं केवल की पॉइंट आपको बता रहा हूं जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसी कोई नई बात है नहीं। तो यार एक बात बताइए, अगर अपन इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करें, तो अगर अपन इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आपकी मार्केट वैल्यू क्या बनेगी, टोटल मार्केट वैल्यू बनेगी। तो इसकी टोटल मार्केट वैल्यू बनेगी भाई इसकी, तो ये लीजिए ये टोटल मार्केट वैल्यू, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन के। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है आपकी 9 लाख, और के कितनी है इसकी 0.18। डिवाइड करके देखो भाई कितना आ रहा है। अगर आपने 0.18 से डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आ गया 50 लाख। ये अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू आ गई 50 लाख। दूसरी चीज आपको अच्छी तरह से पता है, ये जो सी लिमिटेड है इसका जो केओ होगा ये इज इक्वल्स टू के ही होगा, क्योंकि यहाँ पर डेप्ट है नहीं, सिंगल सोर्स है, इक्विटी है। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वही क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर आपका केओ हो जाएगा 18%। आपका जो सी लिमिटेड है उसका केओ क्या हो जाएगा भाई, आपका 18%। अब अगर हम बी लिमिटेड की, इधर देखिए बी लिमिटेड की बात करें तो देखिए वैसे तो आपको अच्छे से पता है दोनों फर्मों की मार्केट वैल्यू इक्वल ही होगी, क्योंकि जब केओ इक्वल है, एनओआई दोनों का इक्वल है। और फिर भी अगर अपन बीएल कैलकुलेट करें, अगर हम बीएल कैलकुलेट करें तो वीयू इंटू टी इंटू बी, अरे डेप्ट को करते हैं कि नहीं करते टैक्स रेट से,
ठीक है, तो इसकी जो आपकी वीयू है, आपकी बताइए वीयू कितनी है आपकी, बताइए। अरे वीयू कितनी है आपकी, वीयू है आपकी 50 लाख, और प्लस डेप्ट कितना है, देखिए क्वेश्चन में डेप्ट है आपका 27 लाख, लेकिन यहां पर टैक्स निल है, तो 27 लाख को निल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू वो की वो 50 लाख आ गई। और मैं तो कह रहा हूं इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, जब टैक्स नहीं होता तो एमएम में तो आर्बिट्रेज वैसे ही इक्वल कर देता है, चाहे एनओआई अप्रोच हो और चाहे एमएम अप्रोच हो, अगर टैक्स नहीं है तो एनओआई अप्रोच में तो वैसे ही आपकी मार्केट वैल्यू इक्वल होती है, और एमएम अप्रोच में भी हमने ये देख रखा है कि आर्बिट्रेज इनको क्या कर देता है, इक्वल कर देता है, तो वैसे भी आपकी क्या आ रही है, इसकी 50 लाख आ रही है। अब अगर इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें, तो यार अगर अपन इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना चाहें, तो अगर अपन इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना चाहें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही होती क्या है भाई, एन आई अपॉन एस इंटू 100। आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बनेगी इसकी एन आई अपॉन एस इंटू 100 ही तो बनेगी। तो सबसे पहले अगर हम एन आई कैलकुलेट करें तो एन आई आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना है आपका 9 लाख, इसमें से आप माइनस करो इंटरेस्ट, बताइए 27 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12%, कैलकुलेट करो भाई इंटरेस्ट, ये लीजिए 3,24,000। तो अगर ईबीआईटी या एनओआई में से अगर हमने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया तो नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गई, बताइए कैलकुलेट करके कितनी हुई, ये आपकी हो गई 5,76,000। दूसरी अब अपन एस कैलकुलेट करें, तो यार अगर एस कैलकुलेट करें तो आपकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है 50 लाख, और इसमें से अगर मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, अगर हम डेप्ट को माइनस कर दें तो बताइए डेप्ट आपका कितना है 27 लाख, तो ये लीजिए ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एस आ गई 23 लाख, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एस आ गई 23 लाख, और आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी एन आई अपॉन एस, तो आपका के ई इज इक्वल टू एन आई हो गया 5,76,000 और एस हो गया आपका 20 लाख इंटू 100। कैलकुलेट करो भाई फटाफट, आप लोग कैलकुलेट करिए, एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, 5,76,000 अपॉन 23 लाख इंटू 100, 25.04%, 25.04%, ठीक है। केओ तो वैसे भी इसका 18 नहीं आएगा, और चाहो तो आप टेबल बनाकर कैलकुलेट कर लो, अरे केओ तो वैसे भी ईबीआईटी अपॉन वी होता है, आपका जो केओ होगा वो डायरेक्ट भी आ जाएगा ईबीआईटी अपॉन वी, और आप चाहो तो टेबल बनाकर कैलकुलेट कर लो। अगर अपन इसका केओ कैलकुलेट करें तो ये लीजिए, इसका अगर आप केओ कैलकुलेट करना चाहते हो, ये इक्विटी और ये डेप्ट, इक्विटी की मार्केट वैल्यू 23 लाख है, डेप्ट की है 27 और ये 50 लाख हो गई। ये आप प्रपोर्शन कैलकुलेट करो, आपको अच्छी तरह से पता है, कैलकुलेट करिए प्रपोर्शन, ये 0.46 एंड 0.54, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट आ गई जो हम कैलकुलेट कर चुके, आपकी कॉस्ट इक्विटी की कितनी है भाई 25.04 और डेब्ट की कितनी है 12%, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ हो जाएगा 3 इंटू 4, ये आपका 18% आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे ईबीआईटी अपॉन वी, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, 18%, ठीक है।
आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो EBIT अपॉन V, या आप KO का दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हो, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंटू D अपॉन V प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू S अपॉन V। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? किसी को भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बात कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए सेकंड पार्ट, अगर टैक्स होता है, अगर टैक्स होता है तो पहले अपन किसकी बात करें? सी लिमिटेड की। तो अगर हम सी लिमिटेड की बात करें तो आपको अच्छी तरह से पता होता है कि जो VU होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म होती है, वो होती है EBIT 1 - T अपॉन K। और आपको अच्छी तरह से पता है EBIT को ही NOI बोलते हैं, तो हम इसको NOI 1 - T अपॉन K बोल सकते हैं। इसका बताइए NOI कितना है? 9 लाख, ये 1 माइनस 0.40 और ये आ गया 0.18। कैलकुलेट करो भाई। थर्टी लाख आ रही है भाई, ये आपका आ रहा है 30 लाख। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? 30 लाख आ रहा है। अब अगर अपन इसकी वही बात है, जो KO होता है वो तो K ही होता है। अरे अनलिवर्ड फर्म में KE एंड KO हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। लीवर्ड फर्म में चेंज होगा तो नेचुरल है। यहां पर KO क्या आ गया? वेटेड एवरेज 18%। अब अगर अपन बी लिमिटेड की बात करें, ये लीजिए, ये आपकी बी लिमिटेड। तो अगर अपन इसकी टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये लीजिए, इसकी अगर टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करें, ये कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आपका करा हुआ है BSI में। इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सब क्वेश्चन हमारे क्लास में बहुत ढंग से डिस्कस करे हुए हैं, कुछ भी इसमें नई चीज नहीं है। तो अगर आप इसकी टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हो लीवर्ड फर्म की, तो VU इंटू TB, T होती है टैक्स रेट और B क्या होती है? बोरोइंग। तो बताइए इसकी आपकी वैल्यू कितनी है? 30 लाख प्लस टैक्स रेट 40% है, और बोरोइंग कितनी है आपकी? 27 लाख। तो ये लीजिए 27 लाख का 40% कैलकुलेट करिए और आप इसमें बताइए। टोटल आपका आ गया 40,80,000। ये लीजिए 40,80,000 आ गया। अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है और वेटेड एवरेज इसका कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का तो वही तरीका होगा, आपको क्या करना है? पहले KE निकालो। तो अब अगर अपन KE कैलकुलेट करें तो इस तरह देखिए टेबल बना के कर रखी है। तो KE कैलकुलेट करने के लिए एक तो अपने को NI कैलकुलेट करनी पड़ेगी। NI कैसे कैलकुलेट करोगे? आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम या EBIT, उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करोगे EBT आ जाएगा, टैक्स को माइनस करोगे तो आपका NI आ जाएगा। ठीक है, और आपकी ये टोटल मार्केट वैल्यू है। और अगर इस टोटल मार्केट वैल्यू में से डेब्ट को माइनस कर दोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, और NI अपॉन S करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। तो अगर हम KE कैलकुलेट करें तो KE अपन करेंगे NI अपॉन S तो करेंगे, NI अपॉन S इंटू 100। NI का मतलब है नेट इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, और S का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आपके इसने सॉल्यूशन में एक टेबल में दे रखा है, आप आराम से समझिए। अगर हम NI कैलकुलेट करें तो आपका NOI या EBIT आपका 9 लाख दिया हुआ है, इसमें से आप माइनस करिए इंटरेस्ट। तो बताइए आपका इंटरेस्ट कितना है? 3,24,000। अगर आपने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो ये आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। और अगर टैक्स नहीं होता, जैसे अभी अपन ने देखा था इसके प्रीवियस पार्ट में, अगर टैक्स नहीं है तो यही आपका क्या बन जाएगा? NI। तो जैसे ही हमने क्या किया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, तो ये आपका क्या बन गया था? NI। अब आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 5,76,000। इसमें से माइनस करिए टैक्स एट दी रेट 40%। टैक्स को माइनस कर दिए एट दी रेट 40%, ये आपका आ गया 2,30,400।
2,30,400। तो ये EAT या नेट इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गई, या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गई। ये आ गई 3,45,600, 3,45,600। ये तो आपका NI आ गई। अब अगर हम S कैलकुलेट करें तो वही वाली बात है, इधर देखिए इसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो टोटल मार्केट वैल्यू है 40,80,000। इसमें से माइनस कर दो डेप्ट 27 लाख। तो डेप्ट को माइनस करने के बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऐसे आ जाएगा। तो आपकी आ गई 13,80,000। ये 13,80,000। तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी आराम से कैलकुलेट कर लो। NI कितनी है? 3,45,600। ये 13,80,000 और ये आपका 100। बोलिए कितना हुआ? बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हुई? कैलकुलेट करिए भाई। 3,45,600 अपॉन 13,80,000 इंटू 100, ये 25.04%। अब अगर आपको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल सिंपल है भाई। अगर आपको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर टैक्स से पहले KD निकालो। KD कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी। तो बताइए आपकी इंटरेस्ट रेट कितनी है? आपकी इंटरेस्ट रेट कितनी है? क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट रेट, देखिए आपकी क्वेश्चन में कितनी है। आप KD कैलकुलेट करिए। 12% है तो ये आपका 12% इंटू 1 माइनस 0.40, तो ये आपका आ गया 7.2%। और जब 7.2% आ गया तो अब आप टेबल बनाकर आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। आप अरे अब तो केओ में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप डेप्ट लिखो, इक्विटी लिखो। अगर आप केओ कैलकुलेट कर रहे हो तो वेटेड एवरेज डेप्ट आपका 27 लाख अमाउंट आ जाएगी, इक्विटी 13,80,000 आ जाएगी, टोटल आ गया आपका 40,80,000। इसका प्रपोर्शन निकाल लो, वेट का प्रपोर्शन निकाल लो। कॉस्ट आ गई डेप्ट की, ये जो कॉस्ट है ये 7.2% आ गई। इक्विटी की कितनी आई थी? 25.04। इस प्रपोर्शन को और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपकी वेटेड एवरेज आ जाएगी। ये क्वेश्चन इजी है भाई। आपके जो VSI में भी क्वेश्चन नंबर 9 भी है। इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में भी कई सोल्व कर रखे हैं। क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैं इसलिए सोल्व नहीं कर रहा, अगर मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और अभी एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा। तो जब हमको केवल की पॉइंट देखना है, क्योंकि रिवीजन में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, तो जिसके की पॉइंट होते हैं वही हमारे को डिस्कस करने होते हैं। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बोलिए। हालांकि ये RTP है, लेकिन फिर भी जो VSI के स्टूडेंट है या और जो हमारे से चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको हमारे मोबाइल नंबर भी पता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे को WhatsApp पे मैसेज करके भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका लीवरेज का है भाई। और ये जो लीवरेज का सिमिलर टाइप क्वेश्चन नंबर 3 है, बट इसमें स्लाइटली चेंज है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कंसेप्ट है ये मैंने क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ऑपरेटिंग लीवरेज से क्या रिलेशन है ये मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था। ये कॉस्टिंग का है। इधर देखिए आपके जो ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। यही तो होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। और एक बात बताओ, आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, वो होता है सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी, या बीईपी सेल्स भी बोल सकते हो। अगर टोटल सेल्स में से अगर आप ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देते हो, क्योंकि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है कॉस्टिंग में आपने पढ़ा, ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है।
तो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जो भी सेल्स होती है वो आपकी सेफ्टी का मार्जिन होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी उतनी ही फर्म रिलैक्स रहेगी। क्योंकि अगर फर्म मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे अगर ऑपरेट कर रही है तो अगर थोड़ी बहुत सेल डाउन भी आ जाती है फर्म लॉस में नहीं होगी। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्लाइट है, ज्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी भी अगर सेल्स रिड्यूस हो जाती है तो फर्म लॉस में आ सकती है, बिलो ब्रेक इवन पॉइंट आ सकती है। और अपॉन सेल्स आप ऐसे ही तो करते हो। तो यार एक बार बताओ, अगर इन दोनों को मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई और पीवी रेशियो से डिवाइड कर दूं तो आंसर पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पीवी रेशियो अपॉन पीवी रेशियो 1 बन गया। तो अगर अपन इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये तो हो गया सेल्स इनटू पीवी रेशियो, और ये आपका हो गया सेल्स एट बीपी इनटू पीवी रेशियो, और ये अपॉन में आपका हो गया सेल्स इनटू पीवी रेशियो। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि सेल्स इनटू पीवी रेशियो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि पीवी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अरे पीवी रेशियो का फार्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स ही होता है। तो अगर सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। दूसरी चीज, आपका जो बीपी है, आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ये आप डिस्कस करके आए हो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये आपकी बीपी सेल्स है। तो अगर बीपी सेल्स को अगर आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी। तो अगर सेल्स एट बीपी, अगर आप इसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई, और ये अपॉन आपका हो गया कंट्रीब्यूशन। तो अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो ये लीजिए आपका ईबीआईटी बच गया, और ये अपॉन कंट्रीब्यूशन, ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया। इसीलिए आपका जो ओएल या डिग्री ऑफ ओएल बोला जाता है, ये बोला जाता है 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये इसका रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, ये 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अगर आपको क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है तो अगर आप 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा, क्योंकि देखिए फार्मूला जस्ट अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया। ओएल का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और यहां पर आपका फार्मूला बना ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन। ये हमने सोल्व करके देखा, इसलिए जो 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। अब क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये आपके आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, बट इसमें थोड़ा सा स्लाइटली एडिशनल इंफॉर्मेशन अलग तरीके से दे रखी है, बट मोर और लेस क्वेश्चन आपका सेम है। इधर देखिए, ये कह रहा है कंपनी पी एंड क्यू आर हैविंग सेम अर्निंग बिफोर टैक्स, दोनों की अर्निंग बिफोर टैक्स सेम है। हाउएवर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ कंपनी पी इज 0.20 एंड फॉर कंपनी क्यू इज 1.25 टाइम्स देन ऑफ कंपनी पी। तो अगर इसका 0.20 है और अगर अपन इसका 1.25 टाइम्स देखें तो इसका 0.25 आ जाएगा भाई। दोस्तों जो आपका P का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 0.20 है, और जो Q का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है Q का 1.25 टाइम्स है। तो Q का आपका 0.20 है, अगर इसको आप 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.25 आ गया। द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी P इज 1,50,000। P का इंटरेस्ट कितना दे रखा है 1,50,000 एंड कंपनी Q इज 1/3 लेस देन दैट ऑफ P, यानी 1,50,000 में से अपन इसका 1/3 माइनस कर देंगे, या इन अदर वर्ड हम ये भी बोल सकते हैं इसका जो 2/3 होगा वो आपका इंटरेस्ट किसका होगा, क्यू का। आगे और देखते हैं, फर्दर फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ कंपनी पी इज 4। तो आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो एफएल है, वो कंपनी पी का कितना है 4, एंड 4 कंपनी क्यू इज 75% ऑफ कंपनी पी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 4 है इसका 75% कैलकुलेट कर लेंगे, वो फाइनेंशियल लीवरेज किसका हो जाएगा, कंपनी क्यू का। अदर इंफॉर्मेशन गिवन एज बिलो, आपको पीवी रेशियो दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है, आपसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ कंपनीज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, कहीं पर कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
इधर देखिए, पहले अगर अपन बात करें वेलकम अगेन। हम जो डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर